हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कि एक न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, कैसे कंडक्ट होता है। इससे पहले की क्लास में हमने न्यूरॉन्स को पढ़ा है, न्यूरॉन्स के बेसिक को जाना है, नर्वस सिस्टम को जाना है, ठीक है? तो अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। तो ठीक है, जनरेशन एंड जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट लिखा हुआ है न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या होता है कि उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पोलराइज्ड होती है। अब पोलराइज्ड शब्द मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस पोलराइज्ड का मतलब क्या है। अभी हम बेसिक समझ लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। तो जो ये आपकी जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये देखिए, ये आपकी जो एक मेम्ब्रेन है, ये एक न्यूरॉन सेल है, उसकी मैंने मेम्ब्रेन बना दी ये, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन है इसमें चैनल्स होते हैं। ये चैनल्स क्या करते हैं, आयन का या तो इन्फ्लक्स करेंगे या फिर इफ्लक्स करेंगे, ठीक है। या तो आयंस को अंदर लेंगे या तो आयंस को बाहर भेजेंगे। इन्हीं चैनल्स के होने की वजह से आयंस एग्जिट या एंट्री करते हैं, ठीक है, किसके अंदर, इस न्यूरॉन मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट एक्सोप्लाज्म में। क्लियर। अब उसी की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये पोलराइज्ड बनती है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज आयन चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयंस। ये जो आयन चैनल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल, मतलब ये आयन चैनल्स क्या करते हैं, आयंस को ऐसा नहीं कि रैंडमली, हाँ भाई आ जाओ मेम्ब्रेन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है अंदर कम है तो बाहर से अंदर की तरफ आ जाओ। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आयन का फ्लो होता है, नॉर्मली हम जानते हैं। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्टेबल परमेबल है, फ्रीली परमेबल नहीं है। ये जो फिनोमेना मैंने बताया फ्रीली परमेबल में होता है, लेकिन यहाँ पर टर्म यूज़ की गई है सिलेक्टेबल परमेबल, मतलब जिस आयन की ज़रूरत होगी उसी आयन को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स डेट इज इन रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स डेट इज resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to the potassium ion and nearly impermeable to the sodium ion। मतलब क्या है कि ये जो आपके पास एक्सोनोमल मेम्ब्रेन है या न्यूरॉन मेम्ब्रेन है, जब ये रेस्टिंग स्टेट में, किस स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में है, तो उस दौरान ये जो पोटेशियम आयन है, इस पोटेशियम आयन के लिए ये मेम्ब्रेन आपकी क्या है, परमेबल है। मतलब पोटेशियम आयन इनसाइड भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोडियम आयन के लिए क्या है, नियरली इम्परमेबल है। क्या है, इम्परमेबल, क्या है आपकी, नियरली इम्परमेबल है, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। क्लियर। अब आगे बताया हुआ है कि सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू द नेगेटिवली चार्ज आयन या सॉरी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स विच इज प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। मतलब कह रहा है कि जैसे कि सोडियम आयन के लिए मेम्ब्रेन इम्परमेबल है, नियरली इम्परमेबल है, ठीक है, वैसे ही नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए एक्सोनोमल मेम्ब्रेन क्या है, इम्परमेबल होती है। क्या होती है, इम्परमेबल होती है। और ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होता है आपका इनटू द एक्सोप्लाज्म। कहाँ पर, एक्सोप्लाज्म में। क्लियर। अब यहाँ लिखा हुआ है कंसिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। मतलब ये बोल रहा है कि देखिए ये मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन है। अब इस न्यूरॉन के अंदर जो ये भरा हुआ है ये क्या है, एक्सोप्लाज्म है, ठीक है। इस एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। क्या है, हाई है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। क्लियर। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन हो चाहे फिर आपके कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हो और सॉरी पोटेशियम हो, ये सब क्या है, हाई है। कहाँ पर, इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म के अंदर। और वहीं पर दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू द एक्सोप्लाज्म क्या होती है, लो होती है। क्या होती है आपकी, लो होती है। क्लियर। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके जस्ट उलट, द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन, एक्सोन के बाहर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, थस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इससे क्या बन रहा है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। देखिए ये आपके पास एक मेम्ब्रेन है ना, कौन सी है मेम्ब्रेन, एक्सोनोमल मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। क्लियर। अब ये बोल रहा है कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड यानी कि एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या है,
हाई है। क्या है? हाई है। और सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म यानी कि बाहर के जो फ्लूइड है उसमें ज़्यादा है। क्लियर? तो इसकी वजह से इस डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। क्या बन रहा है? एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और दिस आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड। और इस आयोनिक ग्रेडियंट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या कहता है? मेंटेन किया जाता है। कैसे मेंटेन किया जाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कैसे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के नहीं, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है। और वो पंप क्या करता है? 3 सोडियम आउटवर्ड मतलब 3 सोडियम बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम इनटू द सेल। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सोनोमल मेम्ब्रेन है, ये इस एक्सोनोमल मेम्ब्रेन पे क्या होता है? इस एक्सोनोमल मेम्ब्रेन पे मान लीजिए सोडियम पोटेशियम पंप है, या आपका क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप है। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है? 3 सोडियम क्या कर रहा है? 3 सोडियम ट्रांसपोर्ट आउटसाइड, बाहर की तरफ इसने 3 सोडियम भेज दिए। अब यहीं पे दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है? ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है? 2 पोटेशियम आयन को इनसाइड ले रहा है, 2 पोटेशियम आयन अंदर और 3 सोडियम आयन बाहर। तो आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। कहाँ? बाहर। क्योंकि 3 सोडियम प्लस 3 बाहर, 2 प्लस अंदर, तो 1 प्लस एक्स्ट्रा बाहर ज़्यादा नहीं हो गया? अब देखिए इस प्लस के डिफरेंस की वजह से 3 प्लस बाहर, 2 प्लस अंदर, तो इस प्लस के अगर डिफरेंस में देखिए तो एक पॉजिटिव चार्ज आयन बाहर ज़्यादा हो रहा है, तो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। दूसरी चीज़, अंदर पॉजिटिव आयन का ग्रेडियंट कम हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी तो प्रेजेंट है, तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट हो गए। दूसरा, पॉजिटिव आयंस के बीच का जो ग्रेडियंट है वो अंदर कम है। ठीक है, इसकी वजह से अंदर क्या होगा? इनसाइड दी मेम्ब्रेन के अंदर, ये मेम्ब्रेन है तो ये मेम्ब्रेन की एक बाहर की सरफेस और ये एक मेम्ब्रेन की अंदर की सरफेस। ठीक है, तो मेम्ब्रेन की बाहर की सरफेस पे तो देखो आप जानते हैं कि प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया, और मेम्ब्रेन की अंदर की सरफेस पे क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है अल्टीमेटली। 2 कारण है। पहला कारण तो देखिए एक ग्रेडियंट जो इस पोटेशियम पंप की वजह से बना। दूसरा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पहले से ही प्रेजेंट है। कहाँ? एक्सोप्लाज्म में, बाहर है ही नहीं। तो इस वजह से अक्रॉस द मेम्ब्रेन आपको क्या देखने को मिल रहा है? आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है और इनसाइड नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हुए, प्रोड्यूस होते हुए मिल रहा है। क्लियर? अब देखिए क्या लिखा है? एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनोमल मेम्ब्रेन पोजेस पॉजिटिव चार्ज वाइल इनर सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इट इज पोलराइज्ड। इसीलिए क्या हो रही है? पोलराइज्ड। मैंने आपको बोला था कि मैं आगे आपको पोलराइज्ड का मतलब बताऊंगा, तो ये देखिए इसे कहते हैं पोलराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन क्या हो गई? पोलराइज्ड हो गई, एक प्लस और एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। जस्ट आउटसाइड द मेम्ब्रेन क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज है, और इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा, एक पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा। तो उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हम रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। क्लियर? अब देखिए यहाँ तो हमने रेस्टिंग स्टेट में देख लिया कि कोई भी स्टिमुलस नहीं मिला, कोई सिग्नल नहीं आया। ठीक है, तो न्यूरॉन रेस्ट में था, तो क्या कंडीशन थी? अब हम मान लेते हैं कि एक ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, एक न्यूरॉन सेल है, उस पर एक स्टिमुलस आ गया, तो उस केस में अब ये क्या रिस्पॉन्स करेगी उसको हमें जानना है। क्लियर? तो देखिए लिखा हुआ व्हेन अ स्टिमुलस अप्लाइड एट साइट A on polarized membrane, the membrane at site A becomes freely permeable to sodium ion। तो ध्यान से इस लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं, फिर मैं फिगर पे जाऊंगा। When a stimulus is applied at site A on the polarized membrane, the membrane at site A becomes freely permeable to the sodium ion. This leads to rapid influx of sodium followed by the reversible of the polarity at site, that is the outer surface of the membrane becomes negatively charged on the inner side becomes positively charged। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम को हम समझते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये देखिए ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि नर्व की एक मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। तो देखिए यहाँ पर एक स्टिमुलस आया,
आया। इस स्टिमुलस की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सोडियम आयन है ये इनसाइड गया ना, और आपको पता है कि 3 सोडियम आयन अंदर जाते हैं, 3 सोडियम आयन अंदर जाते हैं और अंदर नेगेटिव चार्ज था। तो अब सोडियम आयन अंदर आ गया तो अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। कहाँ पर? इस पर्टिकुलर साइट पर, इस पर्टिकुलर साइट पर, साइट ए पर, ठीक है। साइट ए पे सोडियम आयन देखिए आप ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसकी वजह से जो अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले था, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में चूंकि अब इस साइड से सोडियम आयन अंदर आया था तो उसी साइड पे सोडियम आयन की कमी हो गई, तो वहां पे क्या क्रिएट हो गया? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये देखिए अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और बाहर यहाँ ध्यान से देखिए ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया एट साइट ए, ठीक है। तो पोलैरिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये साइट ए क्या हो गई? डीपोलराइज्ड हो गई। क्या हो गई? अब डीपोलराइज्ड हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे, यहाँ पर। When a stimulus is applied, when a stimulus is applied at site A on the polarized membrane, the membrane at site A becomes freely permeable to sodium ion। वही हमने देखा, सोडियम आयन फ्रीली परमेबल था, अंदर आ गया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ? दिस लीड टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। इनफ्लक्स हुआ था, सोडियम आयन अंदर आया था, ठीक है। बाय अब इससे क्या हुआ? फॉलोड, सोडियम आयन जब अंदर आया तो फॉलोड बाय द रिवर्सिबल ऑफ द पोलैरिटी एट साइट ए। साइट ए पे क्या हुआ? पोलैरिटी चेंज हो गई, रिवर्स हो गई। द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? अब द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए इज थस रिवर्स एंड हैंस डीपोलराइज्ड। अब चूंकि पोलैरिटी क्या हो गई है? रिवर्स्ड हो गई है, तो इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं? डीपोलराइज्ड एट साइट ए। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी अपनी, अब ये वाली साइट मैंने बोली थी, इसको बोला था साइट ए। इस साइट ए पे क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड पे बना, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई है। तो डीपोलराइज होने की वजह से अब एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस नया बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। देखिए एक तो जब रेस्टिंग स्टेट थी तब क्या था? तब आपका अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, यही केस था। इसको हमने बोला था रेस्टिंग पोटेंशियल, आरपी, रेस्टिंग पोटेंशियल बोला था, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि ये पूरी मेम्ब्रेन है, अब ये मान लेते हैं साइट ए है। इस साइट ए पे क्या हुआ? बाहर नेगेटिव हो गया और अंदर पॉजिटिव हो गया, तो पोलैरिटी चेंज हो गई, डीपोलराइज्ड हो गया। तो यहाँ तो अभी भी साइट ए से आगे तो अभी भी पॉजिटिव नेगेटिव 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 है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, साइट ए से आगे अहेड सब वही सेम कंडीशन है, कोई बदली नहीं है। लेकिन साइट ए पे क्या हो रहा है? कंडीशन रिवर्स होगी, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। तो इस पर्टिकुलर साइट पे क्या हो रहा है? एक नया पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल रहे हैं क्या? एक्शन पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं? एक्शन पोटेंशियल, विच इज इन द फैक्ट टर्म्ड एज अ नर्व इम्पल्स, और उसी को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। उसी एक्शन पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। क्लियर? अब एट द साइट इमीडिएटली ahead the axon membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on the inner surface। जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली कि ये आपकी मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है और यहाँ नेगेटिव साइट ए पे, ठीक है। लेकिन इससे जस्ट आगे क्या है? बाहर अभी भी पॉजिटिव है और अंदर अभी भी नेगेटिव है। तो ए साइड से आगे, ये साइट ए, इसको बी मान लीजिए, ए साइड से आगे बी की तरफ अगर हम जाए तो बी की तरफ अभी भी पोलैरिटी मेंटेन है, जबकि ए साइड पे पोलैरिटी रिवर्स हो गई, डीपोलराइज कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। एट साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन यानी कि साइट बी, मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस। As a result, the current flow on the inner surface becomes from site A to site B। क्या हो गया? इस परिणाम से क्या हुआ? करंट फ्लो करेगा on the inner surface from site A to site B, on the outer surface current flow from site B to site A to complete the circuit of current flow। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ये आपकी, चलिए अभी उस फिगर को भी समझेंगे, पहले हम एक रफली बता देता हूँ कि ये एक मिनट, चलिए यही बताता हूँ कि ये आपकी, देखिए ये आपकी जो थी मेम्ब्रेन थी, है ना? मेम्ब्रेन थी, क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डीपोलराइज कंडीशन आ गई। अब यहाँ करंट की फ्लो कर रहा है, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ए से जस्ट आगे जो इनसाइड है, ये
इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन और ये आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन है, इन है, और ये आउटर साइड है, ओ यू आउटर साइड है ये मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो यहाँ देखिए आउटर साइड पे ये नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव 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 चल रहा है, जबकि इनर साइड देखें ए पे ही पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन बी वाली पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर। तो देखिए अंदर की तरफ पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ रहा है, समझ रहे हो, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो अंदर की तरफ क्या होगा, ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से इस एरो को देखें, ये वाला एरो, ये एरो देखिए अंदर वाले, ए टू बी करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, ए टू बी पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है। वहीं पे बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो बी टू ए करंट जा रहा है। देखिए बाहर की तरफ B2A करंट जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इससे क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है और करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन, ठीक है। कंडक्शन हो रहा है यहाँ, नर्व इम्पल्स क्या कर रही है, आगे कंडक्ट हो रही है। क्लियर हो गया। तो वही बात हमने पढ़ी थी कि यही हमने पढ़ा था, एज अ रिजल्ट करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम साइड बी टू साइड ए टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। क्लियर। अब पढ़ लेते हैं हैंस द पोलैरिटी। अब देखिए सुनिए हुआ क्या, यहाँ से समझिए कि ये आपका ए पॉइंट था, ठीक है, ये इतना सा बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या था पहले समझते हैं, यहाँ पर था आपका बाहर नेगेटिव नेगेटिव, अंदर था पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ये बी साइड है मान लेते हैं, बी साइड पे क्या था पॉजिटिव पॉजिटिव और अंदर था नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। आप जानते हैं इनसाइड मेम्ब्रेन के अंदर सरफेस पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, आउटसाइड क्या हो रहा है, B2A करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब इससे होगा क्या, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो क्या होगा, आगे यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव में बदल जाएगा, और ये पॉजिटिव जब इधर जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो उससे आगे बता रहा हूँ, ये जो ए साइड थी और जो ये आपकी बी साइड थी, यहाँ पोलैरिटी फिर से चेंज हो गई। ए साइड पे तो दोबारा नॉर्मल हो गई, नेगेटिव नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव, रेस्टिंग स्टेट में चला गया ए साइड पे। लेकिन बी साइड में अब डीपोलराइज्ड कंडीशन आ गई है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, ए टू बी इनसाइड फ्लो किया था और बी टू ए आउटसाइड फ्लो किया था, तो उस एक्सचेंज के कारण पोलैरिटी अब बी साइड की क्या हो गई है, चेंज हो गया। बी साइड डीपोलराइज स्टेट में है और ए साइड रेस्टिंग स्टेट में आ चुका है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए हैंस द पोलैरिटी एट साइड ए इज एट द साइड इज रिवर्स एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेट एट साइड बी पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। थस द इम्पल्स जनरेट एट साइड ए अराइव्स एट साइट बी, ठीक है। अब जो इम्पल्स साइट ए पर जनरेट हुआ था, अब वो कहाँ अराइव हो चुका है, साइट बी पे अराइव हो चुका है। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, कंसिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टिंग, और कंसिक्वेंटली क्या होगा, इम्पल्स कंडक्ट होता चला जाएगा। क्लियर। अब the rise in the stimulus induced permeability to sodium ion is extremely short lived. It is quickly followed by a rise in permeability to the potassium ion. अब ये बोल रहा है कि जो सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन थी या जो मतलब अमाउंट था वो शॉर्ट लिव्ड था, मतलब राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी टू सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। देखिए जब स्टिमुलस आया था तो उसकी वजह से क्या होता, ये पर्टिकुलर साइट की मेम्ब्रेन में क्या होता, परमेबिलिटी सोडियम आयन के लिए बढ़ गई थी। बट ये जो इम्पल्स था, ये जो स्टिमुलस था, ये शॉर्ट लिव्ड था। क्या था, बहुत ही कम समय के लिए था, इसीलिए इस सोडियम आयन का जो ट्रांसपोर्ट हुआ था वो भी बहुत कम समय के लिए होगा। और इसको क्विकली, देखिए सोडियम आयन बहुत तेजी से अंदर गया था और वो इम्पल्स आके खत्म भी हो गया, तो इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन परमेबिलिटी टू पोटेशियम आयन। तो जैसे सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी बढ़ी थी स्टिमुलस आने के बाद, तो स्टिमुलस तो चला गया, तो उसके बाद सोडियम के लिए परमेबिलिटी नहीं बनेगी। और हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि पोटेशियम आयन के लिए मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पहले से ही हाई रहती है। तो जैसे सोडियम आयन तुरंत अंदर आया था परमेबिलिटी बढ़ने के कारण, तो जैसे स्टिमुलस चला गया वैसे ही ये परमेबिलिटी भी सोडियम आयन के लिए क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। और इसके रिस्पेक्ट में हम क्या जानते हैं कि पोटेशियम आयन के लिए परमेबिलिटी पहले से ही हाई रहती है, तो पोटेशियम आयन तुरंत ही अंदर की तरफ और तुरंत ही बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा, जिससे ये रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगी ये साइड। क्लियर।
अब विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के कुछ हिस्सों में ही पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड, देखिए पोटेशियम तुरंत बाहर जाएगा मेम्ब्रेन के, एंड रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, एंड द फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू द फर्दर स्टिमुलेशन। क्लियर, यही मैंने आपको ये बात बताई। अब देखिए, अभी आपके पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर हमें समझना है तो मैं पहले भी इस डायग्राम को समझा चुका हूँ, दोबारा एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये ए साइट है, ये आपकी ए साइट है। इस ए साइट पे क्या हुआ, स्टिमुलस आया, इस स्टिमुलस के कारण इस सोडियम आने के लिए परमेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, परमेबिलिटी बढ़ गई तो जो ये पंप थे, इस पंप की वजह से सोडियम आयन तुरंत बहुत तेजी से अंदर की तरफ गया। ठीक है, और उसकी वजह से अचानक बहुत ही कम समय के लिए अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, अब उस पॉजिटिव चार्ज अंदर क्रिएट हुआ तो इसके रिस्पेक्ट में बाहर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, क्योंकि सोडियम बाहर से ही अंदर आया तो बाहर तो कम हो गया ना बहुत थोड़े समय के लिए सोडियम आयन, तो बाहर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और अंदर सोडियम अंदर पॉजिटिव चार्ज। अब हम ये जानते हैं कि इसके आगे जो है, इसके इस ए साइड के आगे तो बी साइड है, और बी साइड पे तो नेगेटिव अंदर है और बाहर पॉजिटिव है, रेस्टिंग वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर इसे अपोजिट टर्मिनल मिल गए अंदर और बाहर भी, तो एक करंट का सर्किट बन गया, इसलिए करंट फ्लो कर गया इस ए टू बी इनसाइड और बी टू ए आउटसाइड। क्लियर, और जैसे ही ये करंट फ्लो करा वैसे ही इधर का स्टिमुलस, ए साइड का स्टिमुलस कहाँ चला गया, बी साइड पे चला गया, और ए साइड दोबारा पोलराइज्ड हो गई, नॉर्मल स्टेट में आ गई, और अब बी साइड क्या हो गई, डी पोलराइज्ड हो गई, क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। और ऐसे ही करते करते ये नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसमिट होता है। क्लियर, अब ये देखिए यहाँ पर भी मैंने डायग्राम, एक और ये डायग्राम मैंने अलग से लिया था आपको समझाने के लिए। ये आपकी सेल बॉडी है, इसका स्ट्रोमा होता है। क्लियर, ये आपकी एक्सोन है, ये एक्सोनिमल टर्मिनल है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल, देखिए एक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल देखिए ऐसे, और देखिए डीपोलराइज्ड है, ये रिपोलराइज्ड है, मतलब ये डीपोलराइज्ड स्टेट है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये देखिए फिर नेगेटिव 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 नेगेटिव, और बाहर पॉजिटिव होता है नॉर्मल स्टेट में। बाहर क्या होता है नॉर्मल स्टेट में, बाहर नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, बाहर नॉर्मल स्टेट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिव 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 होता है। क्लियर, लेकिन डीपोलराइज्ड केस में अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से एक सर्किट बनता है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव वाला, तो करंट फ्लो करता है, और इसी को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स, जो एक्शन पोटेंशियल होने के कारण इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट करती है अलोंग द एक्सोन लेंथ। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ये डायग्राम लिया था रंग बिरंगा, तो वही है, सेम चीज़ें, कोई अलग सी चीज़ नहीं है। क्लियर, अब यहाँ पे आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स पे। क्लियर, अब देखिए ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, यहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे एक नर्व के अंदर इम्पल्स जनरेट होता है, वो कैसे कंडक्ट होता है। अब वो कंडक्ट भी हो चुका है, लेकिन उसका काम तो ट्रांसमिशन का है ना, क्योंकि वो एक प्रकार का सिग्नल है, तो उसे अब कैसे ट्रांसमिट करेंगे, तो इस इम्पल्स का ट्रांसमिशन ही हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में। ठीक है, अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनोदर थ्रू द जंक्शन कोल्ड सिनैप्स। ठीक है, तो जो ये नर्व है, इस नर्व के जो इम्पल्स है, इसको हम ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनोदर थ्रू अ जंक्शन, एक जंक्शन के थ्रू, एक जंक्शन है, उस जंक्शन पे जाकर ये इम्पल्स ट्रांसफ़र हो जाता है, और उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सिनैप्स कहते हैं। क्लियर, अब देखिए a synapse is formed by the membrane of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, देखिए एक सिनैप्स है, सिनैप्स ट्रमाई, तो सिनैप्स क्या है, सिनैप इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। क्लियर, अब देखिए जैसे कि मैंने ये एक न्यूरॉन बनाए, इसके डेंड्राइट है, और ये इसकी क्या है, एक्सोनोमल टर्मिनल। अब यहाँ पर मैंने सिनेप्टिक नोब बनाए थे। ठीक है, अब देखिए ये सिनेप्टिक नोब है, अब यहाँ पर ये एक्सोनोमल टर्म, ये जो इसके डेंड्राइट है, ये अब ये देखिए मैंने नया एक्सोन बना दिया। ठीक है, ये एक नया एक्सोन है। क्लियर, अब ये नया एक्सोन क्या कर रहा है, इसके जो ये जो एक्सोनिमल टर्मिनल है, ये सिनेप्टिक नोब है, ये प्री सिनेप्टिक वो बना रहे हैं आपकी मेम्ब्रेन, और ये जो डेंड्राइट है ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बना रहे हैं। कुल मिला के अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा सॉरी, मैं यहाँ डायग्राम लेना भूल गया, बट कोई बात नहीं, मैं यहीं डायग्राम बना देता हूँ। देखिए ये आपका
नोब है, सिनेप्टिक नोब है, और ये आपका क्या है, एक डेंड्राइट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो प्री सिनेप्टिक नोब की ये जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि सिग्नल तो ऐसे ही आएगा, सिग्नल ऐसे ही आएगा, इम्पल्स ऐसे ही आएगा, तो ये बना रही है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो ये डेंड्राइट्स की ये जो मेम्ब्रेन है, ये बना रही है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो ये आप गैप देख रहे हैं, ये गैप अगर हुआ तो इसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर प्रेजेंट है तो सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं, और नहीं होता तो कोई बात नहीं। क्लियर, यही आपको उसमें बताया गया है। तो देखिए, फिर से पढ़ देता हूँ। The nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapse। और synapse क्या होता है? Synapse is formed by the membrane of presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। Clear? There are two type of synapse, namely electrical synapse and chemical synapse। यहाँ पर दो प्रकार के synapse होते हैं, है ना? या तो आपके इलेक्ट्रिकल स्नैप्स होंगे या फिर केमिकल स्नैप्स होंगे। इलेक्ट्रिकल स्नैप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी। मतलब मान लीजिए ये आपके पास एक सिनेप्टिक नोब है और ये आपका एक डेंड्रॉइड है। तो यहाँ देखिए, ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इनके बीच में गैप बहुत बहुत कम है, और यहाँ का अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया तो वो तुरंत इसमें ट्रांसफ़र कर जाएगा। जबकि जो इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो, देखिए अब इसी का है कि इलेक्ट्रिकल स्नैप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी। द इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द सिनेप्स। क्यों? क्योंकि देखिए गैप तो बहुत कम है, ये आपका है, अब ये मान लीजिए नोब है, अब ये गैप ज़्यादा होता तो भैया कुछ ना कुछ तो चाहिए आपको कैरियर जो इधर का सिग्नल इधर लेके जाए, लेकिन गैप ही कम है, ठीक है, गैप बहुत कम है, तो किसी भी कैरियर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इम्पल्स आया और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तुरंत इस न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो गया। क्लियर? द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल स्नैप इज़ वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सोन। ठीक है, जैसे एक सिंगल एक्सोन है, ये आपका एक ये एक्सोन होता है, ये एक्सोनिमल टर्मिनल है, ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, ये सेल बॉडी होती है, पूरा क्या है, न्यूरॉन है। अब ये एक्सोन है, इस एक्सोन में जैसे करंट, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट हुआ था, वैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होता है across the electrical synapse, across the electrical synapse। clear? The impulse transmission across the electrical synapse is always faster than the across chemical synapse। मतलब electrical synapse के सिग्नल ज़्यादा फास्टली ट्रांसफ़र होते हैं एज कम्पेयर टू केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। हमारे ह्यूमन के अंदर जो न्यूरल सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत 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 कम है। एट a chemical synapse, जबकि जो केमिकल स्नैप द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये जो केमिकल स्नैप होते हैं, ये देखिए मैं फिर से नोब बना रहा हूँ, ये एक डेंड्राइट मैंने बना लिया। अब ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ये प्रेजेंट होता है केमिकल स्नैप्स में, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है और इसमें फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं उसे हम एक मिनट A chemical snaps the membrane of a pre and post synaptic neuron are separated by a fluid filled space called synaptic cleft। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि सिनेप्टिक नोब है और यहाँ पर ये आपका डेंड्राइट है न्यूरॉन का ही, ठीक है, और ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये जो स्पेस है, तो इसमें फ्लूइड भरा होता है और इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और ये केमिकल न्यूरॉन्स में पाया जाता है। क्लियर? अब केमिकल, अब इसमें केमिकल हैं तो कौन से केमिकल ट्रांसमिट होते हैं, कौन से केमिकल सिग्नल से इसमें, तो ये केमिकल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इन्हीं केमिकल को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। यही क्या करते हैं, ये इधर के इम्पल्स को इस वाले न्यूरॉन की तरफ लेके जाएंगे, कौन, यही केमिकल जिनको हम बोल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो इनमें होंगे। क्लियर? अब द एक्सोन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर। अब मैंने क्या बोला कि जो एक्सोनिमल टर्मिनल थे, यही ना,
सिनेप्टिक नोब, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक वेसिकल्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं, उनके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, उन्हीं के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। क्लियर। अब when an impulse arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitter into the synaptic cleft। होता क्या है कि देखिए, ये आपका एक सिनेप्टिक नोब है, ठीक है, क्लियर। ये वेसाइकल है और इन वेसाइकल के अंदर क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, क्लियर। अब यहाँ पर आपका ये एक डेंड्राइट है जो आगे जाके सेल बॉडी से जुड़ेगा, फिर एक्सोन, फिर एक नया न्यूरॉन, पूरा न्यूरॉन है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ इम्पल्स आया, उस इम्पल्स के कारण क्या हो रहा है, इस डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ। उस इम्पल्स के कारण क्या हो रहा है कि ये जो देखिए, ये जो वेसाइकल्स थे, ये वेसाइकल आया और इस मेम्ब्रेन से क्या कर गया, फ्यूज़ कर गया। क्या कर गया, फ्यूज़ कर गया। कौन, ये वेसाइकल जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। और फ्यूज़ करने के बाद इसने उस न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ रिलीज़ कर दिया। कहाँ पर, इस सिनेप्टिक क्लिफ्ट में, क्लियर। इस सिनेप्टिक क्लिफ्ट में उसने यहाँ इसको रिलीज़ कर दिया। आई बात समझ, वही लिखा हुआ है कि द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो देखिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज हो चुके हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे और यहाँ पे प्रेजेंट जो रिसेप्टर हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, उस पर जाकर क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे। क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे, क्लियर। अब लिखा हुआ है this binding opens ion channels allowing the entry of ions which can generate a new potential in the postsynaptic neuron। ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुए हैं आयन चैनल से, इससे क्या होगा, एंट्री ऑफ आयंस। जैसे कि वहाँ पर क्या होता है कि स्टिमुलस आया था और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ था। क्यों, क्योंकि सोडियम फ्रीली ट्रांसफर हो रहा था, क्योंकि आयन चैनल्स क्या हो गए होंगे, ओपन हो गए होंगे ना। तो वैसा ही सेम यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर ने सिग्नल भेजे, तो इस पे जो रिसेप्टर्स थे, वो रिसेप्टर्स पे जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हुए, वैसे ही क्या हुआ, ओपन आयन चैनल्स allowing the entry of ions which can generate new potential in the postsynaptic neuron। दूसरे न्यूरॉन में एक नया इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। द न्यू पोटेंशियल डेवलप में भी आइदर एक्साइटरी और इनिबिटरी। जो नया पोटेंशियल डेवलप हुआ है, या तो वो एक्साइटरी होगा या इनिबिटरी होगा, क्लियर। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। हमने नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, कैसे कंडक्ट होती है, वो सब हमने समझ लिया। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक, वो भी हम जान चुके हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।